All right. Can everyone hear me now? सबको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके, बस हम कंटिन्यू करते हैं। तो रजिस्टर कॉम्बिनेशन के सवाल पहले करेंगे और फिर उसके बाद और मैंने कहा रेंज जो 2016 से स्टार्ट होगी पासिबल्स की 2019 तक जाएगी। हम प्रॉब्ली मई जून के करेंगे, फिर अक्टूबर नवंबर के तुम लोगों की प्रैक्टिस के लिए मैं छोड़ दूंगा। तो पहले रजिस्टर कॉम्बिनेशंस को देखते हैं, ठीक है। अब ये जो पहला सवाल है इसको देखो गौर से और बताओ कि क्या ख्याल है, क्या आंसर होना चाहिए। लेट्स रीड इट केयरफुली। वी हैव टू रजिस्टर्स जिनका रेजिस्टेंस R1 और R2 और वो पैरेलल में लगे हुए हैं। कंबाइंड रेजिस्टेंस क्या होगा? अब देखो, एक तो फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है कि 1/R1 प्लस 1/R2 का इनवर्स लेना होता है आपने। अगर आप इसी को सिंप्लीफाई करो, इसी चीज को सिंप्लीफाई करो, तो ये असेंशियली प्रोडक्ट अपॉन सम में चेंज हो जाता है। ये मैंने आपको बताया हुआ है कि दो रेजिस्टर्स के अंदर आप प्रोडक्ट अपॉन सम का फॉर्मूला लगा सकते हो, विच इज R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये ऑप्शन बी है, इसमें कोई ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। एवरीवन शुड बी एबल टू सॉल्व इट विद इन 10 सेकेंड्स। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर किसी ने ये फॉर्मूला नहीं भी पढ़ा हुआ तो वो इसको सिंप्लीफाई कर सकता है। फ्रैक्शंस आपने बेसिकली पढ़ी हुई कैसे उनको सिंप्लीफाई करते हैं, सो इट्स नॉट दैट हार्ड। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। Battery and the emitter have negligible resistance. The following combination of resistors are each separately placed between the terminals X and Y. Which combination would give the emitter reading of 8 amperes? 8 amperes की रीडिंग यहाँ पे चाहिए आपको इस एमीटर पे। यहाँ से करंट पास करेगा, 8 एम्पियर का कैसे पास करेगा करंट? जब 12 वोल्ट का वोल्टेज है और आपको 8 एम्पियर का करंट चाहिए तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सो फॉर दैट आई विल यूज द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस कि भाई ये रेजिस्टेंस होता है V/I। इफ V is 12 and A is supposed to be 8 amperes, तो उससे मुझे पता चल रहा है कि मेरा जो 12/8 क्या होता है? 12/8 होता है 1.5। मेरा जो रेजिस्टेंस है ना X और Y के बीच में, वो 1.5 ओम्स आना चाहिए। अब वो जो भी कॉम्बिनेशंस लगे हुए हैं, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, तो मुझे चेक करना है कि 1.5 किससे आता है। तो ये चीज मुझे चेक करनी है और इसको चेक करने के लिए मैं कंबाइंड रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए क्विक कैलकुलेशन यूज करूंगा। अब जैसे इसके लिए आप प्रोडक्ट अपॉन सम यूज करो। प्रोडक्ट अपॉन सम होता है 2 × 3 यानी कि 6 डिवाइडेड बाय 2 + 3, तो 6/5 बेसिकली आप यहाँ पे करोगे, राइट। 6/5 करोगे, आपको पता चलेगा कि यार इनका कंबाइंड रेजिस्टेंस है 1.2 + 1, तो ये कितना हो गया? 1.2 + 1 कितना हो गया? 2.2 ओम्स। सो डेफिनेटली ए इज नॉट द आंसर। आगे चलेंगे, 1 और 3 का कंबाइंड रेजिस्टेंस देखेंगे। 1 और 3 का कंबाइंड रेजिस्टेंस कैसे आएगा? 1 × 3 डिवाइडेड बाय 1 + 3, ये आ रहा है जी 3/4 मतलब 0.75। इसमें आप +2 कर दो, ये आता है 2.75। 2.75 से भी आपको आंसर 1.5 का नहीं मिल रहा, इसमें +2 करना था तो ये भी नहीं है आंसर। अब सी को चेक करते हैं। पहले 2 और 1 आपका कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और 3 और 3 का जो कंबाइंड होता है पैरेलल में 1.5 होता है, तो आपका आंसर हो गया सी। ठीक है, डी को भी आप चेक कर सकते हैं। डी का आंसर तो <1 ओम आएगा, और मैं देख के ही बता सकता हूँ। कैसे पता कि <1 ओम आएगा? क्योंकि पैरेलल में जो कंबाइंड रेजिस्टेंस होता है वो स्मॉलेस्ट वैल्यू से भी कम होता है। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू 1 है, इसका मतलब मेरा इन तीनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस 1 से भी कम आएगा। सो एनीवेज डी इज आल्सो नॉट द आंसर। लेट्स कंटिन्यू, प्रैक्टिस अ लिटिल बिट मोर। ये सबसे आसान बेसिकली सब टॉपिक है इस चैप्टर का, रजिस्टर कॉम्बिनेशंस। अगर आप इससे डील कर लेते तो फिर आपकी बेसिक स्ट्रांग हो जाएंगे, फिर आप आगे चल के जैसे पता बाकी प्रॉब्लम जो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं उसमें कंबाइंड रेजिस्टेंस भी आपको ढूंढना पड़ता ही है। 4 resistors are connected in a square as shown. The resistance may be measured between any two junctions. Between any two junctions, तो आप रेजिस्टेंस कैलकुलेट बिटवीन पी एंड आर भी कर सकते हैं, बिटवीन क्यू एंड एस भी कर सकते हैं, बिटवीन पी एंड एस भी कर सकते हैं, बिटवीन पी एंड क्यू भी कर सकते हैं। किसी तरह भी आपसे वो बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस निकालें। तो कह रहे हैं जी कौन सी दो जंक्शंस के बीच में ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस मिलेगा? अब आपको जाहिर सी बात है इसके लिए ट्रायल एंड एरर के थ्रू चेक करना पड़ेगा। ट्रायल एंड एरर के थ्रू चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करेंगे? कंबाइंड रेजिस्टेंस, लेट्स सपोज आप पहले बिटवीन पी एंड क्यू का निकाल के देख लें। वो कह रहे हैं पी और क्यू के बीच में इस तरह वायर लगी हुई है,
तो ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, अब इसका आप रेजिस्टेंस निकाल के देख लें। ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में, और फिर ये दोनों आपस में पैरेलल में है। तो जाहिर सी बात है, ये ऊपर हो जाएगा 6 और नीचे हो जाएगा 14। 14 और 6 पैरेलल में कैसे होते हैं? 14 और 6 पैरेलल में कैसे होते हैं जी? 6 इंटू 14 अपॉन 6 प्लस 14। इससे हमें पता चला कि रेजिस्टेंस आ रहा है। अब ये अनफॉर्चुनेटली सवाल ऐसा है जिसमें आपको सारे ऑप्शंस गो थ्रू करने पड़ेंगे। यू डोंट हैव द ऑप्शन ऑफ, मतलब तुक्का लगाने के चक्कर में जितना आप ज्यादा सोचने बैठोगे उससे आपको ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। इसमें कोशिश ये करो कि स्पीड के अंदर सारे चेक कर लो कि क्या ऑप्शन आ रहा है। तो पी और क्यू के बीच में जो ऑप्शन आ रहा है वो आपको 4.2 आ रहा है। दिस इज द रेजिस्टेंस दैट यू आर गेटिंग बिटवीन पी एंड क्यू। ठीक है, अब जाहिर सी बात है आपको बाकी भी चेक करने पड़ेंगे, आपको उसके और ऑप्शन है नहीं। दूसरा ऑप्शन है क्यू एन एस, मतलब वो कह रहे हैं कि एक आपने यहाँ से लगाया, एक आपने यहाँ से लगाया। अब ये दोनों सीरीज में है और ये दोनों सीरीज में है, फिर ये आपस में पैरेलल में है। तो इनको कैसे कैलकुलेट करोगे? अगेन वही तरीका, 2 + 8 होता है 10, जबकि 4 + 6 होता है 10। तो 10 और 10 का कंबाइंड आता है 5। तो ये तो आपको पता चल गया 5, सही है। तो ए तो डेफिनेटली आंसर नहीं सर है। या जी बेटा। इसमें प्लीज दोबारा बता दें, सीरीज और कैसे हैं वो? बेटा ये दोनों सीरीज, ये इन दोनों के, ये वायर एक जा रही है, ये वायर जा रही है, तो ये दोनों सीरीज में है ना, इन दोनों में से सेम करंट पास करेगा। और ये दोनों आपस में सीरीज में है, इन दोनों में से सेम करंट पास करेगा। फिर इनका जो कॉम्बिनेशन है और इनका जो कॉम्बिनेशन है, ये आपस में पैरेलल में है। सीरीज में कैसे है? आप ये देखो ना कि करंट के पास जाने का कोई और रास्ता है, जो 4 में से जाएगा करंट, वही करंट इसमें से भी जाएगा। तो ये दोनों सीरीज में हो गए, सिंपल। अब सीरीज में होने का मतलब जरूरी ये तो नहीं कि दो रेजिस्टर ऐसे लगे हुए हो सीधे सीधे, राइट? ये ऐसे भी तो हो सकती है ब्रांच टेढ़ी, ये भी सीरीज ही है। कब सीरीज में नहीं सर होंगे? अगर यहाँ से कोई अलग पाथ निकल रहा होगा। अच्छा, तो भाई ये 4.2 आ रहा है, ये 5 आ रहा है, इसका मतलब ए तो आंसर नहीं है, हमें ग्रेटेस्ट वाला चाहिए था। अब आर एन एस का चेक करते हैं। आर एन एस का जो है वो सिचुएशन कुछ इस तरह बनेगी, आर यहाँ पे है, एस यहाँ पे। अब सीन ये है कि आपके पास ये और ये तीनों सीरीज में है और 6 वाला इन तीनों के साथ पैरेलल में है। तो अब आप 4 + 2 + 8 कितना होता है? 4 + 2 + 8 6 और 8 14 होता है। अब 14 और 6 जो है वो आपस में पैरेलल में है, तो आप इसका इस तरह निकाल लो। 14 × 6 डिवाइडेड बाय 14 + 6, आपके पास आता है जी 4.2 दोबारा से। तो यहाँ पे 4.2 है, which means कि C is also not the answer. Now let's try S and P. S and P जब ट्राई करेंगे तो S का कनेक्शन यहाँ से लिया, P का कनेक्शन यहाँ से लिया। अब ये तीन सीरीज में है, क्योंकि करंट आएगा ऐसे जाएगा और एक करंट का अलग पाथ ये है। तो ये वाला इन तीनों के साथ, इस तीन कॉम्बिनेशन के साथ पैरेलल में। अब आपको कैलकुलेट करने के लिए 2 + 4 + 6 करना पड़ेगा। तो 2 + 4 होता है 6 और 6 + 6 होता है 12। 12 और दूसरे तरफ 8 है, 12 × 8 अपॉन 12 + 8, व्हाट डू यू गेट? इसलिए प्रोडक्ट अपॉन सम वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए ताकि आप जल्दी कैलकुलेट कर सकें। आंसर आ रहा है 4.8। तो यहाँ पे आ रहा है 4.8। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस आ रहा है वो बी पे आ रहा है और हमारा ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आप चेक कर सकते हैं सारे। आज आपको स्पीड से काम करना है, करना आसान है इजी, लेकिन जल्दी जल्दी करना जो है वो एक चैलेंज है कि इसको बस 2 मिनट के अंदर अंदर जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कर सके। तो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखें जी। बैटरीज आर आइडेंटिकल, all have no internal resistance, all the resistors have same resistance, all resistors have same resistance, diodes have zero resistance when conducting and infinite resistance when not conducting. इसके अंदर करंट जो है वो बैटरी में सबसे ज्यादा कब फ्लो करेगा? बैटरी के अंदर जो करंट है ग्रेटेस्ट, वो कौन से वाले सर्किट में फ्लो करेगा? ये वाला जो करंट है वो सबसे ज्यादा किस में होगा? जिसके अंदर ओवरऑल कंबाइंड रेजिस्टेंस सबसे कम होगा, उसके अंदर करंट सबसे ज्यादा होगा। ठीक है। अब देखो, आप असेंशियली ये कह रहे हो रेजिस्टर को, रेजिस्टेंस की वैल्यू असाइन कर दो 100 अपनी मर्जी से। आप कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हो, आर भी बोल सकते हो। मैंने इसको अपनी आसानी के लिए 100 की वैल्यू असाइन कर दी। डायोड के अंदर दो पॉसिबल सिचुएशन हो सकती है, या वो इन्फिनिट हो सकता है या वो जीरो हो सकता है। अब इस केस में डायोड कंडक्ट कर रहा है क्योंकि करंट यूं जाएगा,
और ये डायोड आपका, आपको पता है इस पोजीशन में डायोड कंडक्ट करता है, ये वाला डायोड भी कंडक्ट कर रहा है, तो इन दोनों का रेजिस्टेंस यहाँ पे 0 और 0 है। इस सर्किट का कंबाइंड रेजिस्टेंस क्या होगा, 100 और 100 पैरेलल में कंबाइंड रेजिस्टेंस आएगा 50 ओम्स, राइट। अब ये ट्रिक्स पता होंगी तो ही आप जल्दी कर सकेंगे। आपको यही चीज करनी है बगैर लिखे, बगैर कैलकुलेटर उठाए, स्पीड में आप कैसे काम कर सकते हो। आपके लिए इस तरह के क्वेश्चन में ये चैलेंज है, क्योंकि रजिस्टर कॉम्बिनेशन के जो सर्किट, वैसे जो क्वेश्चन है वो इतने मुश्किल नहीं है। मेन चैलेंज यही है कि आप जल्दी जल्दी कैसे कर सकते हो, सो दैट यू शुड, दैट मींस यू शुड नो ऑल द ट्रिक्स टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस क्विकली, सो यू डोंट गेट बॉग डाउन। अब यहाँ पे भी ये रेजिस्टर भी कंडक्ट कर रहा है, ये वाला डायोड और ये वाला डायोड भी कंडक्ट कर रहा है, क्योंकि उनमें करंट वैसे ही जाएगा जैसे फॉरवर्ड बायस में होता है, तो ये तो 0 है, ये भी 0 है। अब जो कंबाइंड रेजिस्टेंस आ रहा है ये 100 और 100 सीरीज में है, सिंपल, राइट, एवरीथिंग इज इन सीरीज, सो ओवरऑल रेजिस्टेंस यहाँ पे 200 ओम्स है। आगे चलेंगे, सी को देखेंगे। सी के अंदर सिचुएशन ये है कि ये वाला रेजिस्टर 100 है, ये 100 है, लेकिन ये डायोड जो है ये नॉन कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग डायोड है, तो इसका रेजिस्टेंस हो गया इन्फिनिट, इसका रेजिस्टेंस हो गया इन्फिनिट। अब इसका इन्फिनिट रेजिस्टेंस है, मतलब इस ब्रांच का रेजिस्टेंस मैं कह सकता हूँ इन्फिनिट है, और इस ब्रांच का रेजिस्टेंस 100 है। ऐसे में जो आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी, आप प्रोडक्ट अपॉन सम से ट्राई भी कर सकते हो। यहाँ पे कोई बहुत बड़ा नंबर दे दो, इसको बहुत बड़ा नंबर दे दो, और फिर इनका कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालो। आपका कंबाइंड रेजिस्टेंस 100 से तो कम आएगा, बट ऑलमोस्ट क्लोज टू 100 होगा, क्लोज टू 100 होगा, बहुत करीब होगा 100 के, लेकिन 100 की वैल्यू से ज्यादा कभी भी नहीं हो सकता। हमें पता है कि पैरेलल में जो कंबाइंड रेजिस्टेंस है वो सबसे छोटी वैल्यू से भी कम ही आता है, लेकिन क्योंकि ये वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी है तो रेजिस्टेंस इसके पास बहुत करीब आएगा, 99 पॉइंट समथिंग हो, ठीक है। अब डी को चेक कर लेते हैं। डी के अंदर मुझे ये नजर आ रहा है कि यहाँ पे ये वाला डायोड तो कंडक्टिंग है, ये तो 0 है, लेकिन ये वाला डायोड जो है इसका इन्फिनिट रेजिस्टेंस होगा, बिकॉज ये नॉन कंडक्टिंग है, ये रिवर्स बायस है। अच्छा, तो ये वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस तो हो गया इन्फिनिट, ये वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस हो गया 100। अब इन्फिनिट और 100 का अगेन जो क्लोज टू 100 ही आंसर आएगा, आंसर आएगा क्लोज टू 100 ओम्स। अब हमें ये पता चल रहा है सबसे स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस किसमें है, ए में, और ए में अगर सबसे स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस होगा तो उसमें जो करंट है वो ग्रेटेस्ट होगा, तो हमारा आंसर हो गया ए। समझ में आई। अगेन आई नेवर पिक्ड अप द कैलकुलेटर, आई डिड नॉट इवन टच इट, लेकिन जल्दी 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 लॉजिक्स को गो थ्रू करते हुए और सॉल्व कर लिया, ठीक है। अच्छा, और दो तीन क्वेश्चंस देख लेते हैं। बैटरी का ईएमएफ है 6 वोल्ट्स, इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, और ईच रेजिस्टर इज 6 ohms, विच सर्किट विल प्रोड्यूस अ करंट ऑफ 0.67 थ्रू द बैटरी। तो बैटरी के अंदर जो करंट है वो जाना चाहिए कितना, 0.67 एम्पेयर का, लेकिन ये जो करंट है ये 0.67 एम्पेयर का आने के लिए जाहिर सी बात है आपको एक रेजिस्टेंस की स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए। तो जो कंबाइंड रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए, ये बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह ही है, क्योंकि आपके पास ईएमएफ 6 वोल्ट है। अब जो आपके पास करंट है वो कह रहे हैं कि 0.67 एम्पेयर ही होना चाहिए, तो उससे रेजिस्टेंस आ रहा है 6 डिवाइडेड बाय 0.67, हमारे पास 8.9 या कह लो कि 9 ओम जो है वो हमारे पास रेजिस्टेंस आ रहा है। 9 ओम का रेजिस्टेंस आना जरूरी है इस कॉम्बिनेशन का। तो किसका 9 ओम आ रहा है, लेट्स चेक। 6 और 6 जो है वो 3 हो जाएगा, 6 + 3 9 हो जाएगा, ए मेरा आंसर है। अब ये मुझे देखने में बहुत ज्यादा आसान है बेटा, डायोड रेक्टिफिकेशन आपको नहीं पढ़नी है ना, रेक्टिफिकेशन आपके सिलेबस में है ही नहीं, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए डायोड किस डायरेक्शन में कंडक्ट करता है, किस डायरेक्शन में कंडक्ट नहीं करता, बस खत्म। रेक्टिफिकेशन वगैरह आपको नहीं पढ़नी, A2 में पढ़ोगे, उसका पूरा चैप्टर है। अच्छा, अब बात कर रहे हैं हम यहाँ पे कि ए आंसर हमें कैसे मिल गया इतनी जल्दी, लेकिन जस्ट टू बी श्योर आप कंफर्म कर लो कि यार 9 ओम का मुझे यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल तो गया, लेकिन अगर बहुत आसान लग रहा हो सवाल, डाउट में हो, तो बाकी सारे चेक कर लो। तो जैसे आपने ये चेक कर लिया, ये तो 18 है, आपको पता चल गया ये तो 2 ओम्स है। अब ये मैं कैसे 2 ओम्स इतनी जल्दी इसका पता लगा रहा हूँ, ऑप्शन डी का। ये सारी ट्रिक्स पता होंगी कि क्या ट्रिक मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ जिससे मुझे पता है कि 2 ओम है। आइडेंटिकल रेजिस्टर जब पैरेलल में लगे हुए होते हैं तो जितने रेजिस्टर्स लगे हुए होते हैं, रेजिस्टर की वैल्यू लो 6 और उसको उतने ही रेजिस्टर से डिवाइड करो, 3 ब्रांचेस हैं, ओवरऑल आपके पास 2 आ जाएगा आंसर। तो आपको पता लग गया ना आंसर बी है ना डी है, इसके अंदर जो है वो 12 हो जाएगा। 12 और 6 का जो कंबाइंड रेजिस्टेंस है वो लेस देन 6 होगा, इतना मुझे पता है कि 6 से कम आ रहा है, अलबत्ता एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, लेकिन लेस देन 6 है तो 9 तो नहीं हो सकता ना, तो ऑप्शन ए हो गया। तो भाई ये रजिस्टर कॉम्बिनेशन के सवाल जो है ना ये आसान है। आपको अक्टूबर नवंबर वाले सवाल जो है वो आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, 5 मैंने करवा दिए, 5 आपके लिए और हैं, आप वो कर सकते हैं, ठीक है, बट प्रैक्टिस देम।
सो अब हम जो है थोड़ा सा मुश्किल चीजों की तरफ आएंगे जो कि किरचॉफ लॉ को अप्लाई करना है। अब देखो फर्स्ट लॉ बहुत आसान है लेकिन सेकंड लॉ फिर भी थोड़ा मुश्किल होता है। अब इसको जब हम अप्लाई कर रहे हैं बहुत सारे सवालों में, अगेन मैं एक बात बता दूं, जो आपका आज मैं ये सारे क्वेश्चन जब कर रहा था सॉल्व तो मुझे ये बात जहन में मैंने नोटिस किया कि आई डिड नॉट हैव द कैलकुलेटर विद मी। आई वाज इन स्कूल, आई वाज सॉल्विंग द क्वेश्चंस एंड आई डिड नॉट हैव द कैलकुलेटर विद मी एंड व्हाट आई फाउंड आउट वाज कि कैलकुलेटर की इतनी जरूरत पड़ती नहीं है। एक दो दफा जरूरत पड़ी थी, मैंने अपना मोबाइल का कैलकुलेटर यूज किया था, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस डू नॉट रिक्वायर यू टू यूज अ कैलकुलेटर। आपको मेथड्स और कॉन्सेप्ट्स ज्यादा आपके चेक हो रहे होते हैं। बहुत कम क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिस पर डेसिमल में वैल्यूज जा रही होती हैं और आपको एक्चुअली कैलकुलेटर उठाने की जरूरत पड़ती है। तो इट्स ऑल अबाउट मेकिंग इक्वेशंस एंड बीइंग एबल टू सॉल्व ऑन द डायग्राम इन मोस्ट केसेस। डायग्राम के ऊपर ही सॉल्व कर लो, तो जैसे ये जो क्वेश्चन है ये डायग्राम के ऊपर सॉल्व होगा। कैसे होगा आओ चेक करते हैं। तुम लोगों को इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पोटेंशियल ड्रॉप का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। पोटेंशियल ड्रॉप, हर रेजिस्टर के अक्रॉस एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है इसके अंदर उन्होंने बताया कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो 3 वोल्ट्स का ड्रॉप हो रहा है। इसको कह लो, आप सपोज कर लो ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है। तो यहाँ पे तो आपका वोल्टेज 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है अभी पता लगा लेते हैं। यहाँ पे 3 वोल्ट्स का वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, यहाँ पे 6 वोल्ट्स का वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, राइट। अब इसका मतलब है कि ये जो 2 पॉइंट्स हैं इन दोनों के बीच में पीडी टोटल कितना हुआ, 6 + 3 11 वोल्ट्स का यहाँ पे पीडी है पॉइंट पी पे, प्लस 11 वोल्ट्स का पीडी है आपका पॉइंट पी पे, और पॉइंट आर जो है उसको 0 कंसिडर कर लो। अच्छा 11 और 0 होना जरूरी नहीं है, बस 11 का डिफरेंस होना जरूरी है, वो किसी भी तरह भी हो सकता है। अब आपको ये भी बताया है कि इसका 5 का पोटेंशियल ड्रॉप है। वो कह रहे हैं कि आप जो है वो हमें क्यू और एस के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप बता दें, यहाँ पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है, और एस और आर के बीच में कितना पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है, मतलब इस रजिस्टर के अक्रॉस ये बता दें आप। अब आपको पता चल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो 11 का है। तो यहाँ से यहाँ ये वही 2 पॉइंट्स है, उनके बीच में पोटेंशियल ड्रॉप 11 का होना चाहिए। तो अगर ये 5 है बेटा तो ये कितना बनता है, 6 वोल्ट होना चाहिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है। अब ये वाला कैसे करोगे, हाउ वुड यू डू दिस वन? सिंपल सी बात है, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप हुआ 3 वोल्ट्स का, इस तरफ था 11, तो यहाँ पे 3 का पोटेंशियल ड्रॉप होने के बाद पॉइंट क्यू पे क्या पीडी होगा, पीडी नहीं होगा बल्कि पोटेंशियल पॉइंट क्यू पे क्या होगा, पॉइंट क्यू पे पोटेंशियल होगा, 11 में से 3 निकल गया तो 8 होगा, 8 होगा, राइट। अब उसके बाद यहाँ पॉइंट एस को देखो, पॉइंट एस के ऊपर क्या पोटेंशियल होगा। अगर आप यहाँ पे 11 ले रहे हो और इसमें से 5 का ड्रॉप हुआ है तो 11 में से 5 निकल गया, तो यहाँ पे कितना पीडी होगा, यहाँ पे क्या पोटेंशियल होगा, एस पे 6 होगा। अब आप नोटिस करें कि 8 और 6 के बीच में कितना डिफरेंस है, 2 वोल्ट्स। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो 2 वोल्ट्स का है। इसका मतलब 2 और 6 मेरा आंसर है, Q और X एस का आंसर 2 है, और S और R वाला आंसर जो है वो क्या है, एक मिनट, यहाँ पे मैंने कोई गलती की है, आई मेड अ स्मॉल मिस्टेक ओवर हियर। मैंने यहाँ पे 11 गलती से लिख दिया। 3 प्लस, यार 3 + 6 कितना होता है, 9 होता है। सॉरी बच्चों मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक है बेटा, 9 है यहाँ पे, 9 सॉरी। तो यहाँ पे ये हो जाएगा +6, और 9 में से 5 निकाल दो, ये हो जाएगा +4। 6 और 4 का डिफरेंस तो 2, वो तो अभी भी वही आ रहा है, लेकिन यहाँ से 4 वोल्ट्स ड्रॉप होंगे तो वहां पे जाके 0 हो जाएगा। तो 4 और 4 हमारा ऑप्शन ए सही आ गया। ठीक है, अब देखो कैलकुलेटर उठाने की जरूरत नहीं है, इक्वेशंस बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको ये पता है कि पोटेंशियल ड्रॉप होता है हर रेजिस्टर के अक्रॉस सर्टेन अमाउंट ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप होता है, और वो यहाँ से पोटेंशियल 9 से शुरू होते होते 0 पे गिर जाएगा। डिफरेंट पाथ्स के थ्रू वो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, जैसे ये सीरीज में है तो ये 5 और 4। आप लूप्स कंसिडर करके किरचॉफ सेकंड लॉ भी लगा सकते थे। किरचॉफ सेकंड लॉ जब आप लगाते, जैसे इस लूप पे किरचॉफ सेकंड लॉ लगाते, तो आपको पता है कि किरचॉफ सेकंड लॉ होता है ईएमएफ इज इक्वल टू पीडीज। अब यहाँ पे ईएमएफ है ही नहीं, इस लूप के अंदर ईएमएफ है ही नहीं, तो आपकी ईएमएफ वाली साइड 0 हो जाती, और यहाँ पे आप सारे पीडीज इंक्लूड कर लेते। आप इस तरह भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे विदाउट अ डाउट, लेकिन ये आसान तरीका मैंने आपको बताया पोटेंशियल ड्रॉप वाला। तो इस टाइप के जब क्वेश्चन आए तो पोटेंशियल ड्रॉप के कॉन्सेप्ट से आप सॉल्व कर लो, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आओ क्वेश्चन 2 पे चलें। क्वेश्चन 2 को अब आप देखें, इसके अंदर आपके पास वो पूछ रहे हैं कि ये जो x है ना, x, ये वेरिएबल रेजिस्टर x, इसका रेजिस्टेंस कम करेंगे हम।
एक्स का रेजिस्टेंस कम करेंगे, तो आप बता सकते हैं कि V1 और I2 पे क्या फर्क पड़ेगा। V1 इज द PD अक्रॉस दिस रेजिस्टर एंड I2 इज द करंट पासिंग थ्रू R2। ठीक है, तो अब इसके अंदर मैंने इक्वेशंस बना के चेक कर सकता हूँ, मैं किरचॉफ सेकंड लॉ या किरचॉफ फर्स्ट लॉ लगा के इक्वेशंस बना के चेक कर सकता हूँ। लेकिन कभी कभार कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसके अंदर अगर आप उसको डायग्राम को सही समझ लें और आप डायग्राम को रीड्रॉ करने में कामयाब हो जाए तो वो समझने में ज्यादा आसान हो जाता है सवाल। सही है, ये आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने आपको टेक्निक्स और उतने जो है वो आपके जहन में जो इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन सॉल्व करने के आइडियाज है ना उतने ज्यादा आएंगे। ऑब्वियसली यू हैव टू थिंक ऑन द स्पॉट इन योर एग्जाम। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इसमें मैंने इक्वेशंस बना के देखी थी, मैंने किरचॉफ सेकंड लॉ की इक्वेशंस बना के देखी थी एंड द इक्वेशंस डिड नॉट आउटराइट टेल मी कि एक्स का रेजिस्टेंस कम करने से या बढ़ाने से V1 और I2 पे क्या फर्क पड़ेगा। इसलिए मैंने फिर ये टेक्निक यूज की, मैंने कहा इस सर्किट को मैं रीड्रॉ करता हूं इस तरह कि ये बहुत सिंपल हो जाए। अब रियलाइज करना कि इस सर्किट को हमने कैसे ड्रॉ किया है कि ये इतना सिंपल हो गया। तो आपने रियलाइज किया कि ये जो सर्किट मैंने बनाया और जो सर्किट वहां बना हुआ है दे आर एसेंशियली द सेम थिंग, क्योंकि बैटरी के साथ नेगेटिव टर्मिनल के साथ एक रेजिस्टर लगा हुआ है सीरीज में। ये मैंने थोड़ा सा दूर करके लगा दिया, मैं इसको यहां भी बना सकता था यहां भी बना सकता था, दैट डजंट मैटर। तो ये रेजिस्टर वो R1 है और इसके अक्रॉस, अच्छा असल में हमें चाहिए PD, हमें ये वाला PD चाहिए, इनका फोकस है V1 पे और I2 पे इनका फोकस है। ठीक है, और ये जो बाकी के जो दो चीज रेजिस्टर्स हैं ये सिंपली बस पैरेलल में लगे हुए हैं। तो ये आप इस तरह देख सकते हो, एक रेजिस्टर आया, ये आ गया, यहाँ से चलते जाओ एक रेजिस्टर आया, फिर एक जंक्शन आती है, ये जंक्शन है, उसमें दो पैरेलल में रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, वो जंक्शन मिल जाती है यहाँ पे, मैंने वो जंक्शन बना दी, फिर वापस जाके बैटरी से कनेक्ट हो गई, बैटरी से कनेक्ट हो गई। समझ में आई बात। तो अब हुआ ये कि अब इस सर्किट को देख के देखने में विजुअली ये सर्किट आपको आसानी दे रहा है और आप इससे पता लगा सकते हो कि एक्स का रेजिस्टेंस कम करने से V1 और I2 पे क्या फर्क पड़ेगा। अब जरा समझना, जब आप बेटा एक्स का रेजिस्टेंस कम करोगे तो इस पूरे कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, इस पूरे कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस कम होगा तो इस पूरे कॉम्बिनेशन के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो गिरेगा और इसका जो अक्रॉस वोल्टेज है वो बढ़ेगा। तो V1 को होना चाहिए इंक्रीज, V1 को होना चाहिए इंक्रीज, पहली बात तो ये। उसके बाद अब हम ये देख रहे थे कि I2 पे क्या फर्क पड़ेगा, I2 पे जो यहाँ पे करंट पास कर रहा है उसमें क्या फर्क पड़ेगा। देखो बेटा सीधी सी बात है, I2 इज सिंपली गिवन बाय द इक्वेशन, एक मैं यहाँ पे PD बना लूं, इसको मैं V2 बोल लेता हूं, I2 विल बी सिंपली V2 अपॉन R2। इज दैट ट्रू। मतलब इस रेजिस्टर के अक्रॉस जो PD होगा और इस रेजिस्टर की जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी उनको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास ये वाला करंट आ जाएगा। अब मुझे पता है ऑलरेडी कि इसके अक्रॉस जो PD है वो गिरा है, पता है ना मुझे ये वाली बात, क्योंकि मुझे पता है कि ये पूरा कॉम्बिनेशन जो है इसका रेजिस्टेंस कम हुआ था बिकॉज एक्स का रेजिस्टेंस रिड्यूस किया था, ये V1 बढ़ गया था और ये वाला जो V2 है ये गिर गया था, तो आई नो कि V2 गिरेगा। R2 तो चेंज नहीं हो रहा, ये तो इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू है, तो फिक्स रेजिस्टर है। V2 के गिरने से ऑब्वियसली I2 को गिरना चाहिए, I2 को डिक्रीज होना चाहिए, तो सही ऑप्शन आ गया मेरे सामने C। अगेन आई डिड नॉट मेक too many equations, I did not make like I did not have to perform any calculations, but सारा जो कॉन्सेप्ट है वो ये कि सर्किट को रीड्रॉ करें और सर्किट के अंदर जो सीरीज में वोल्टेजेस का कॉन्सेप्ट है ना, सीरीज में जो वोल्टेजेस का कॉन्सेप्ट है कि सीरीज में वोल्टेज शेयर होता है और रेजिस्टेंस के हिसाब से शेयर होता है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपका सबसे की है मेरे ख्याल से डीसी सर्किट्स के सवालों में। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इफ यू आर एबल टू डू दैट
तो आप सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकोगे। अब ये देखो पोटेंशियल ड्रॉप वाला एक और सवाल आ गया। अब मेरा ख्याल है कि ये सवाल थोड़ा सा उसके मुकाबले में शायद थोड़ा सा टफ हो, या पता नहीं शायद उससे ज्यादा आसान ही है, बट आई जस्ट गिव यू अ चांस टू सॉल्व दिस। ठीक है, चलो मैं आपका वेट करूँ, आप बताएंगे मुझे जवाब। एक मिनट, अभी है तुम्हारे सवाल का मैं जवाब दे दूं। बेटा ओवरऑल जब रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है ना, तो ओवरऑल करंट पे उससे फर्क पड़ता है। क्या कह रहा हूं? ओवरऑल रेजिस्टेंस से ओवरऑल करंट पे फर्क पड़ता है। हमसे जिस करंट की बात हो रही है वो ये वाला है। तो ये वाला जो करंट है ना I2, वो इस रेजिस्टेंस और इस वोल्टेज पे डिपेंड करता है। ओके, ये वाला रेजिस्टेंस फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं हुआ, और ये वाला जो वोल्टेज है वो डिक्रीज हुआ है, तो इसलिए ये डिक्रीज हो। ओके, नाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस वन फॉर मी, क्वेश्चन 3। जी, बात ये वाली फाइल और क्लासरूम वाली फाइल थोड़ी सी डिफरेंट है। इस फाइल में सब टॉपिक वाइज अरेंज हुए हैं, सवाल सवाल वही है जो उसमें है वो इसमें भी है। इसमें मैंने सब टॉपिक वाइज स्प्लिट किए हुए हैं, उसमें सब टॉपिक वाइज स्प्लिट नहीं किए हुए। लेकिन जो मार्किंग स्कीम है वो उसकी मैंने बनाई हुई है क्वेश्चन नंबर्स के हिसाब से। मतलब यू कैन क्विकली, और उसकी तो तुम्हारे पास तो हार्ड कॉपी भी है। जो क्लासरूम में अपलोडेड है वही है जो तुम्हारे पास हार्ड कॉपी वाली भी है बात। सो उसके अंदर मार्किंग स्कीम से तुम अपने आंसर इजीली रेफर कर सकते हो। इसमें तुम्हें थोड़ी ख्वारी करनी पड़ेगी, ईयरली से अपना आंसर ढूंढना पड़ेगा। ठीक। एनीवन हु गॉट द आंसर? वही पोटेंशियल ड्रॉप वाला कॉन्सेप्ट है। पोटेंशियल राइज हो रहा है पावर सप्लाई से और पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है रेजिस्टर्स के अक्रॉस। अब वो आपसे कह रहे हैं कि एम पी और क्यू का पोटेंशियल ड्रॉप आप बता दें। पूरे कॉम्बिनेशन के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो 20 का है। आप पॉइंट्स को पोटेंशियल की वैल्यू असाइन कर देते हो बेटा, ये बात समझना। पॉइंट्स को पोटेंशियल की वैल्यू असाइन कर देते हो। ये देखना जरा, इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है? +20। इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है? दूसरे पॉइंट पे 0। तो एक तरफ 20 है, एक तरफ 0 है। आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉप होना है। 20 में से L के थ्रू 7 का ड्रॉप हो गया, तो यहाँ कितना आएगा? 13 आएगा। ऐसे ही है। 13 में से N के पास होके 4 का ड्रॉप आ गया, तो यहाँ पे कितना आएगा? 9 आएगा। अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि P के अक्रॉस कितना ड्रॉप है? क्या आप किसी को पता चल रहा है कि P के अक्रॉस कितना ड्रॉप होना चाहिए? यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 9 है, तो 20 और 9 का डिफरेंस क्या होता है बेटा? बताओ ना मुझे, क्यों नहीं जवाब आ रहा? 11 आना चाहिए ना P का। P के अक्रॉस 11 वोल्ट्स का ड्रॉप आएगा। अब इसी तरह यहाँ पे 13 है और यहाँ पे 0 है, तो इसका मतलब M के अंदर जो ड्रॉप आ रहा है वो 13 का ड्रॉप आ रहा है। और इसी तरह यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 0 है, तो इसका मतलब Q में जो ड्रॉप आएगा वो 9 वोल्ट्स का ड्रॉप आएगा। सो M इज गोइंग टू बी 13, P is going to be 11 and Q is going to be 9, and we have our answer. समझ गए बच्चों? So I'll just wait for a second so that you can just watch, look at the solution and understand the whole thing कि कैसे किया मैंने। अभी तक देखो जितने सवाल किए एक भी फॉर्मूला नहीं यूज किया, कहीं भी इक्वेशन नहीं लगाई, सिर्फ डायग्राम के ऊपर ऊपर ही सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चंस। अभी आएंगे जहाँ पे इक्वेशन ही बनानी पड़ेगी,
कुछ इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड सवाल भी हैं जहाँ पे बहुत वर्किंग करनी पड़ती है। ऑलमोस्ट आपका कुछ सवाल इन्होंने ऐसे डाले हुए होते हैं जो आपका पेपर का टाइमिंग खराब करने के लिए होते हैं। जी ऐसा पोटेंशियोमीटर का भी सवाल आ सकता है। अब आगे कुछ सवाल ऐसे भी आएंगे जिसका ऑनेस्टली मेरे ख्याल में आपका टाइम खराब करने के लिए वो सवाल होते हैं। और वो सवाल अगर आपको ना आपसे हो रहे हो ना, तो आपको मेरी सजेशन ये है कि आप पेपर में वो सवाल छोड़ के आगे चले जाना और आखिर में उसको ट्राई कर लेना अगर आपके पास इनफ टाइम बचे तो। क्योंकि वो ऐसे सवाल होंगे उसमें आप ऐसा फंसोगे आपका बाकी का पेपर खराब हो जाएगा, टाइमिंग सारी ऑफ हो जाएगी। सो इफ यू आर अनएबल टू मेक अ स्ट्रेटेजी, ये नहीं कह रहा कि 2 मिनट में आंसर निकाल लो, लेकिन अगर 1.5 से 2 मिनट में तुम्हारे जहन में बिल्कुल कुछ भी नहीं आ रहा सवाल से रिलेटेड, कोई कॉन्सेप्ट जहन में नहीं आ रहा कि कैसे होगा, तो देन डोंट क्या कहते हैं, stay on that question for long and just move forward. Okay. 4 is easy. Sum of electrical currents into a point is equal to the sum of currents out. ये फर्स्ट लॉ है यार, फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बाकी सारे स्टेटमेंट्स गलत हैं। फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं है, ये गलती है इसमें, राइट। सेकंड लॉ ये है ही नहीं, तो बस ये आसान क्वेश्चन है। तो देखो जहां जहां मुश्किल सवाल आएंगे उसको कंपेंसेट करने के लिए ऐसे भी सवाल आएंगे जो आपको, मैं बार बार हर क्लास में बात रिपीट करता हूँ, जो कि लिटरली 5 सेकंड में हो जाते हैं। सही है। सो देयर आर क्वेश्चंस दैट विल नॉट टेक एनी टाइम एट ऑल एज वेल। एटलीस्ट 40 में से 4 से 5 सवाल ऐसे होने चाहिए which should take no time at all. They are going to be definition related or they will be very obvious answers, unit related questions हो सकते हैं। और 3 से 4 सवाल ऐसे होंगे जो बिल्कुल ही टाइम खराब करने वाले होंगे। बाकी there will be a good mix of questions, but 3 से 4 सवाल ऐसे जो बिल्कुल ही आसान होंगे और 3 से 4 ऐसे जो बिल्कुल ही बहुत ही गंदे सवाल होंगे। तो आपने बेटा उनको आइडेंटिफाई कर लेना फौरन अपने हिसाब से। हो सकता है किसी बच्चे के लिए कोई सवाल आसान हो, किसी के लिए कोई मुश्किल हो, बट दैट इज जनरली हाउ द पेपर इज मेड, अज्यूमिंग कि आप सब पूरी तैयारी करके गए हो। तो उस बेसिस में मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप जो है वो पेपर को टाइम कर सकते हो अपना। आई थिंक हम डीसी सर्किट्स कर लेंगे तो उसके बाद आई विल मूव ऑन टू ईयरली पेपर्स नाउ, बिकॉज दिसंबर में कुछ और टॉपिकल्स करवाए तो उसमें बहुत सारे और कवर हुए हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि अब हम ईयरली की तरफ मूव करें। आप अपनी टॉपिकल की प्रैक्टिस जारी रखना, हम अगली क्लास से इंशाल्लाह ईयरली स्टार्ट कर देंगे। चलो शाबाश, लेट्स डू अनदर क्वेश्चन। सो दिस इज अ डायग्राम और ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। अगेन यहाँ पे आपको हो सकता है किरचॉफ्स लॉ लगाना पड़े, ठीक है। तो किरचॉफ लॉ मुझे यहाँ पे लगाना है और वो कह रहे हैं कि करंट की वैल्यूज बता रहे, करंट की वैल्यूज बता रहे। अब करंट की वैल्यूज बताने के लिए पहले सबसे पहले मैं किरचॉफ लॉ लगाऊंगा इस जंक्शन 1 पे। जंक्शन 1 के ऊपर मैं किरचॉफ लॉ लगाता हूँ और किरचॉफ लॉ होता है करंट इन इज इक्वल टू करंट आउट। तो I1 भी आ रहा है, I3 भी आ रहा है यहाँ से, और जा कौन सा रहा है यहाँ से, जंक्शन से दूर I2 जा रहा है। तो फर्स्ट लॉ की इक्वेशन मैंने बनाई जंक्शन 1 पे। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा यार ये वाला जो है ना मेरा लूप ए हो जाएगा, ये मेरा जो लूप ए हो जाएगा, और इस पे मैं कुछ इस किस्म का लूप बना के इस लूप से कोई रिलेटेड इक्वेशन बना लूंगा। बिकॉज जाहिर सी बात है तीनों करंट्स अननोन है, और अगर आप नोटिस करो तो ये सारी की सारी इक्वेशन जो ना इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होंगी। मतलब I1 और I3 प्लस करके I2 सब में आ रहा होगा, ठीक है। तो इसलिए इसका कोई ज्यादा फायदा नहीं है इस इक्वेशन का। फर्स्ट लॉ वाली यहाँ पे सेकंड लॉ लगा के ही आपका काम हल हो सकता है। तो अब मैं सेकंड लॉ की इक्वेशन बनाता हूँ लूप ए पे। आपको पता है कि लेफ्ट साइड पे आता है ईएमएफ, ईएमएफ मेरा सीधा सीधा लगा हुआ है इस डायरेक्शन में, बैटरी लगी हुई है, लूप भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो 15 पॉजिटिव ही लिखूंगा मैं यहाँ पे। उसके बाद मैंने देखा कि I2 इंटू 2 होना चाहिए, मैं यहाँ पे लिख दूँ 2I2। पॉजिटिव करंट क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि करंट भी इसी और यहाँ पे मेरा लूप यहाँ से ऊपर जा रहा है और करंट उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पे I1 इंटू 2 हो जाएगा। ये मेरे पास एक और इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये वाला और ये वाला 2 कॉमन ले सकता हूं और वो 15 से डिवाइड हो सकता है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू फाइंड आउट इज I2 प्लस I1 जो है वो ओवरऑल मिला के 7.5 देते हैं। एक चीज मुझे थोड़ी बहुत ये पता लग गई कि I2 और I1 मिला के 7.5 देते हैं। अब इसकी बेसिस पे मैं अपने कुछ आंसर्स शॉर्टलिस्ट कर सकता हूँ। देखो
क्या -5.5 और 1 मिला के आपको 7.5 देते हैं? नहीं देते। -1 और 5.5 मिला के आपको 7.5 नहीं देते। उसकी बेसिस पे मैं ए को एलिमिनेट कर सकता हूँ। 0.5 और 4 मिला के आपको 7.5 नहीं देते, तो उसकी बेसिस पे मैं बी को भी एलिमिनेट कर सकता हूँ। देख रहे हो, मेरा मकसद ये नहीं कि मैंने पूरी इक्वेशन सॉल्व करनी है। एमसीक्यू करने की टेक्निक का मतलब खासतौर पे डीसी सर्किट्स में, यू डोंट हैव टू गेट टू एग्जैक्ट आंसर्स। समटाइम्स आपको इक्वेशन से आधी आधी हिंट भी मिल जाए ना तो आपका काम हो जाता है। दैट्स द क्वेश्चन इज नॉट डिजाइन दैट वे कि आप I1 I2 और I3 की पूरी वैल्यूज निकालने बैठो, वरना टाइम मिल जाएंगी वैल्यूज, आ जाएगा आंसर, बट थोड़ी सी ख्वारी एक्स्ट्रा होगी। समझ में आ रही बात? 3 इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा, फिर I1 I2 I3 निकलेंगे, ख्वारी ज्यादा होगी। तो मैं आपको वो टेक्निक बता रहा हूँ जहां पे आप थोड़ी सी जुगाड़ लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब मैं एक लूप बी बनाऊंगा यहाँ पे मैं एक लूप बी बनाऊंगा, और लूप बी की एक और एंटी क्लॉकवाइज लूप बना लूंगा। ठीक है, क्योंकि बैटरी इस तरह लगी हुई है ना, तो मैंने एंटी क्लॉकवाइज लूप बना लिया। अब इसके अंदर जो है वो लेफ्ट साइड पे मैं बना लूंगा 9, लेफ्ट साइड पे 9 आ जाएगा। और उसके बाद मैं लिखूंगा 2 × I2। अब आई होप मुझे एक एक रजिस्टर को एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा। और 2 × I3 भी आ रहा है यहाँ पे। इसको भी मैं 2 को कॉमन लेके लेफ्ट साइड पे डिवाइड करूँ तो पता चल रहा है कि I2 + I3 4.5 देते हैं। I2 + I3 4.5 देते हैं। अब ए और बी तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुके हैं, इनको मिला के 4.5 आ रहा है, इनको भी मिला के 4.5 आ रहा है। तो बेस्ड ऑन दिस आई कांट जस्ट शॉर्ट लिस्ट, इसको मिला के भी 4.5 आ रहा है, इन दोनों को भी मिला के 4.5 आ रहा है, बल्कि -4.5 आ रहा है। अब हो सकता है कि डी गलत हो सकता है डी गलत हो, बट जस्ट टू बी श्योर आई मेक एन इक्वेशन ऑफ अनदर लूप एज वेल। अब आप सोच रहे हो यहाँ पे एक और लूप कहाँ से ले आए सर? आपको पता है ना एक और लूप यहाँ पे कौन सा होगा? एक और लूप होगा बेटा ये वाला, ये कंप्लीट लूप होगा। साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मैं जो है वो सॉल्व करने के अंदर घुसूंगा तो मुझे पता है मुझे टेक्निकली ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो मैं इसलिए इस तरह से कर रहा हूँ। अब तीसरी क्वेश्चन जो बनाऊंगा इस लूप की बनाऊंगा, इसके अंदर ईएमएफ हो जाएगा 15 यू लगी हुई और 9 यू लगी हुई, तो 15 - 9 करना पड़ेगा। 15 - 9। उसके बाद क्योंकि मेरा लूप था क्लॉकवाइज, तो इसलिए यू मेरा लूप जा रहा था, तो 2 × I1 पॉजिटिव आएगा। उसके बाद I2 तो इसमें है ही नहीं इस ब्रांच के अंदर, इस लूप के अंदर, और माइनस साइन के साथ, नेगेटिव साइन के साथ, क्योंकि I3 उल्टा है, 2 × I3 किया मैंने। अब यहाँ पे आ रहा है 6, I1 और I3 का जो डिफरेंस है वो 3 आना चाहिए। I1 और I3 का जो डिफरेंस है वो 3 आना चाहिए। यहाँ पे I1 और I3 का डिफरेंस 3 का है, यहाँ पे I1 और I3 का डिफरेंस 3 का नहीं है डी पे, जिसका मतलब डी पे एलिमिनेट हो गया, सी मेरा सही आंसर है। Obviously you can solve the equations as well, there is no doubt you can solve the equations as well, उसमें कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन क्योंकि 3 अननोन वेरिएबल्स हैं और 3 इक्वेशंस हैं, तो आपको 3 इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा, व्हिच कैन बिकम टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, सो कभी कभार थोड़ी बहुत जुगाड़ लगाने की कोशिश कर लिया करो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि साइमल्टेनियसली सॉल्व नहीं हो सकती हैं तीनों इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व, बट बिकॉज देयर आर 3 वेरिएबल्स, तो पहले आपको एक को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, बाकी दोनों में डालना पड़ेगा, फिर उसको फर्दर सब्जेक्ट बना के उसमें डालना पड़ेगा, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। ये पोटेंशियल डिवाइडर का बड़ा आसान सा, पोटेंशियल डिवाइडर का किरचॉफ लॉ का क्वेश्चन कह लो, बड़ा आसान सा है, करते हैं सॉल्व। आप पहले करें, मैं 2 मिनट जरा ब्रेक ले रहा हूँ, उसके बाद करते हैं।
राइट? क्या सीन है, क्या क्वेश्चन है, आंसर पता चला किसी को? 6 वोल्ट्स का आपकी बैटरी है, 4 किलो ओम्स के 2 रेजिस्टर्स हैं और एक रेजिस्टर एक्स है वो भी 4 किलो ओम का है। कह रहे हैं उसमें से करंट कितना पास करेगा। उनका सवाल ये है कि भाई यहाँ से करंट जो जाएगा वो कितना होगा, ये सवाल है। तो ये कैसे सॉल्व हो जाएगा? अब इसके अंदर आप किरचॉफ लॉ भी लगा सकते हो, किरचॉफ लॉ भी लगा सकते हो और किरचॉफ लॉ लगाए बगैर भी सवाल कर सकते हो। अगर आप किरचॉफ लॉ लगाओगे तो थोड़ा सा आपको देखना एडिशनल एक स्टेप करना पड़ेगा। लेट्स सी, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि किरचॉफ लॉ लगाते हैं इस लूप के ऊपर। मैं ये लूप इसलिए यूज कर रहा हूं बिकॉज ऑब्वियसली आई एम इंटरेस्टेड इन द करंट दैट्स पासिंग थ्रू दिस रेजिस्टर। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू से 6 इक्वल्स, इस वाले करंट को बोल देता हूँ I और इस वाले करंट को बोल देता हूँ I1। आई एम स्पेसिफिकली इंटरेस्टेड इन I1, सो आई एम गोइंग टू से 4000 I for this resistor and then I'm going to say 4000 I1 for this resistor। ये और ये करंट, ये और ये करंट सेम क्यों नहीं है? बिकॉज यहाँ पे करंट स्प्लिट होगा, कुछ इधर जाएगा और कुछ इधर जाएगा। सो यहाँ जो करंट जा रहा होगा उसको आपको I2 बोलना पड़ेगा। देयर आर डिफरेंट करंट्स। अब ये मेरी इक्वेशन बन रही है, इस इक्वेशन के अंदर मसला सारा ये है कि मैं I1 निकाल तो लूँ, लेकिन I1 निकालने के लिए पहले मुझे टोटल करंट I भी पता होना चाहिए। अब टोटल करंट I मैं एक छोटे से स्टेप से निकाल सकता हूँ। टोटल करंट I जो है वो आपका होता है बैटरी का EMF डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे टोटल रेजिस्टेंस नहीं पता, लेकिन टोटल रेजिस्टेंस जो है वो आप इन तीनों रेजिस्टर कॉम्बिनेशंस का बड़े जल्दी से निकाल सकते हो। 4000 और 4000 जो होता है वो डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है? 2000। 2000 प्लस 4000 कितना होता है? 6000। तो भाई अगर आप थोड़ा सा आपका दिमाग चल रहा है तो आप देखो, एक मुझे लिखना नहीं पड़ा, मुझे अलग से जाकर सॉल्व नहीं करना पड़ा, बहुत जल्दी हो गया। 6000 निकाल लिया मैंने। 6/6000 मेन जो बैटरी में करंट है आई जो है उसकी वैल्यू क्या आई? 6/6000 कितना हो गया बेटा? 6 डिवाइडेड बाय 6000 कितना होता है? 0.001 एम्पेयर। अब मुझे I1 निकालना है। मैं अपनी इक्वेशन पे ऊपर वापस चला जाऊंगा। आई गो बैक टू माई इक्वेशन एंड आई एम गोइंग टू से 6 इज 4000 into 0.001 plus 4000 into I1। यहाँ से सब्जेक्ट निकाल के I1 को मैं सॉल्व कर सकता हूँ। 6 माइनस 4000, मेरे पास आंसर आ रहा है 5 मिली एम्पेयर्स। मेरे पास आंसर आ रहा है जी 0.005 आ रहा है। एक मिनट, नहीं 0.0005 आ रहा है, आई एम सॉरी। तो ये 0.5 मिली एम्पेयर बन जाता है, जो कि आपके पास बी हो गया। अब ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, इसमें बहुत कोई हार्ड आपका कॉन्सेप्ट यूज नहीं हो रहा। हार्ड क्वेश्चन तुम लोग देखोगे तो तुम लोगों को पता चल जाएगा कि यार ये बड़ा अनोखा सवाल है। कोई अनोखा सवाल नहीं है, बस यहाँ पे आपने करंट निकालना है। इनफ इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइडेड है। सबसे पहले मैंने किरचॉफ सेकंड लॉ की इक्वेशन बनाई उस लूप के अंदर जिस लूप में मैं इंटरेस्टेड था। अब इसको करने के बहुत सारे और मेथड्स हैं। यू कैन कम अप विद 10 डिफरेंट मेथड्स टू सॉल्व दिस। हर बच्चे का अपना तरीका हो सकता है इसको सॉल्व करने का, इसमें कोई इशू की बात नहीं। जैसा आसान लगता है वैसे करो बेटा। मैंने आपको किरचॉफ लॉ जो है वो पढ़ाए हैं और मैं कहता हूँ किरचॉफ लॉ की इक्वेशन बनाने से आप गलत नहीं जा सकते। अगर आपको इक्वेशन बनाना आपके फिंगर टिप्स पे है तो देन यू कैन इजीली सॉल्व द क्वेश्चन। तो किरचॉफ लॉ लगाया, लेकिन आई का मसला था, आई निकालना था, लेकिन आर का मसला था। जब आई निकल गया तो आर निकल गया, तो आई निकल गया, आई निकल गया, तो फिर उसके बाद ये I1 भी आ गया। क्वेश्चन सॉल्व हो गया 2 मिनट। ओके, दिस इज अ क्वेश्चन जो कि रेजिस्टर कॉम्बिनेशंस के बारे में भी है, बट आल्सो अबाउट किरचॉफ फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। किरचॉफ फर्स्ट लॉ के बारे में ज्यादा है। सो देयर आर 4 डिफरेंट रेजिस्टर्स एंड यू कैन सी कि करंट यहाँ से आ रहा है 1.5 और वो पूरा का पूरा 1.5 यहाँ से जा रहा है। बट ऑब्वियसली इस ब्रांच में करंट 1.5 तो नहीं होगा ना, इस ब्रांच में 1.5 का करंट नहीं होगा। ये जो करंट आएगा थोड़ा सा यहाँ जाएगा, थोड़ा सा यहाँ स्प्लिट होगा, फिर यहाँ से होते हुए दोनों करंट कंबाइन होकर 1.5 यहाँ से निकलता है।
तो भाई अब सीन ये है कि वो कह रहे हैं व्हाट इज द करंट इन द 30 ओम रेजिस्टर। एसेंशियली वो आपसे इस करंट की वैल्यू पूछ रहे हैं, यही पूछ रहे हैं वो आपसे। तो आप इस करंट को बोल दो I1, और जो 70 ओम के अंदर से करंट जा रहा है उसको बोल दो I2, बोल दो I2। और अब आप जो है वो इस सर्किट को सॉल्व कर लो। एक शॉर्ट तरीका इसको करने का ये आता है जहन में कि यार इसमें से करंट I2 जा रहा है, ये मेरा 70 ओम का रेजिस्टर है, इन्होंने हमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू नहीं दी हुई, तो यहाँ पे हम किरचॉफ लॉ लगा सकते हैं। यहाँ पे किरचॉफ लॉ लगा लें तो बेस्ट है, किरचॉफ लॉ आराम से लग सकता है। लेट्स सी, गिव मी अ मिनट। क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, क्या टेक्निक आप यूज कर सकते हैं? हाउ आर वी गोइंग टू गो अबाउट दिस? एक तरीका इसका ये हो सकता है कि इस ब्रांच का और इस ब्रांच का रेजिस्टेंस की वैल्यूज का कंपैरिजन कर लिया जाए। अब आपको जनरली आइडिया है कि यहाँ पे करंट जो है लेस जाएगा और यहाँ पे करंट जाएगा मोर, सिंपली बिकॉज इन तीनों का रेजिस्टेंस ज्यादा है और इसका अकेले का रेजिस्टेंस कम है। लेकिन इस बात की इक्वेशन क्या होती है, इसकी आप एक सिंपल सा रिलेशनशिप बना सकते हो। आप कह सकते हो कि यार देखो I1 अपॉन I2 इज सिंपली R2 अपॉन R1। ये एक रिलेशनशिप बन सकता है बड़े आराम से। ये रिलेशनशिप कहता ये है, ये रिलेशनशिप ये कहता है कि बेटा जितना जो इनका रेजिस्टेंस का रेशियो है ना, उसका उल्टा इनका करंट का रेशियो होगा। मतलब जहां पे रेजिस्टेंस डबल है वहां पे करंट हाफ होगा, जहां पे रेजिस्टेंस हाफ है वहां पे करंट डबल होगा एक दूसरे के मुकाबले में। इस कॉन्सेप्ट को, इस बेसिक कॉन्सेप्ट को हम यूज करते हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सो अब मेरे लिए इस इक्वेशन के मुताबिक I2 जो है उसकी वैल्यू मुझे नहीं पता, आई डोंट नो द वैल्यू ऑफ I2। I1 की वैल्यू वो भी मुझे नहीं पता, आई डोंट नो द वैल्यू ऑफ I1। आई जस्ट नो कि I1 प्लस I2 टोटल मिला के 1.5 होगी। R2 की वैल्यू अलबत्ता मुझे पता है, R2 में इसको कह रहा हूँ ना, R2 में इसको कह रहा हूँ, तो ऊपर आ जाएगा 70। तो जिसका करंट नीचे है उसका रेजिस्टेंस यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है। और जो R1 है, R1 जो है वो इन तीनों का कंबाइंड वैल्यू है, क्योंकि ये पूरी ब्रांच जो है ये मेरा एक एक रेजिस्टेंस की वैल्यू मैं इसको ले सकता हूँ। तो 60 प्लस 30 90, 90 प्लस 50 कितना होता है बेटा? 140। अब I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू 70 अपॉन 40। ये बेसिकली सिंपली आपका क्या रेशियो बन रहा है? 1/2 का रेशियो बन रहा है। पता ये चला कि I1 और I2 एक दूसरे के मुकाबले में बस हाफ और डबल है, इनका सिर्फ 1:2 का रेशियो है। अब 1.5 को आप 1:2 के रेशियो में स्प्लिट करो तो क्या बनता है? आपको पता चलता है कि I2 जो कि बड़ा वाला करंट होगा, जो कि बड़ा वाला करंट होगा, जो कि डबल होगा, उसकी वैल्यू होनी चाहिए 1 ओम। इज दैट क्लियर? 1 ओम नहीं, सॉरी, इसकी वैल्यू होनी चाहिए 1 एम्पेयर। और I1 जो यहां से करंट जा रहा है बचा कितना, इसकी वैल्यू होनी चाहिए 0.5 एम्पेयर। सो 0.5 एम्पेयर, क्योंकि उन्होंने 30 ओम वाले रेजिस्टर का करंट मुझसे मांगा था, तो 0.5 एयर मेरा फाइनल आंसर हो गया। अब ये जो हमने सॉल्यूशन किया है, इसके अंदर कोई मैं खास कोई लॉ या कोई किरचॉफ लॉ या कोई बहुत कोई कॉम्प्लेक्स इक्वेशन नहीं बना रहा। वर्किंग मैंने बहुत थोड़ी सी की है, एक सिंपल रेशियो मेथड से मैं कर रहा हूँ। अगेन, क्योंकि क्वेश्चन 1 में आपको अपनी वर्किंग एक्सप्लेन नहीं करनी होती, यू जस्ट हैव टू चूज द राइट आंसर। सो इफ यू कैन गेट क्लोज इनफ टू एन आंसर इन अ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट, और इफ यू कैन यूज एनी जुगाड़, जो भी आपने मेंटल तरीके सीखे हुए हैं, मेंटली सवाल को सॉल्व करने के तरीके सीखे हुए हैं, उनको आप जितना लगा सकते हो लगाओ। ट्रिक्स एंड टिप्स, आई एम नॉट गोना कॉल इट अ ट्रिक बिकॉज दिस इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट दैट यू मस्ट हैव, कि जो करंट यहाँ पे स्प्लिट हो रहा है वो रेजिस्टेंस के रेशियो का रेसिप्रोकल होगा। मतलब कि जहाँ पे रेजिस्टेंस कम होगा वहां करंट उतना ही गुना ज्यादा जाना चाहिए। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसको सॉल्व करने का और भी तरीका हो सकता है। मैंने प्रीवियसली जब इसको सॉल्व किया था कोई और तरीका यूज किया था, वो तरीका मुझे याद ही नहीं आ रहा, तो अब मैंने जो मेरे जहन में तरीका है उससे कर लिया सॉल्व। ठीक है भाई, ओके, लेट्स लुक एट अनदर क्वेश्चन। मुझे लग रहा है मैं डीसी सर्किट को एक और दिन देना पड़ेगा, क्योंकि मेरी थोड़ी आवाज बैठ रही है
और ऑनेस्टली ये ऐसा चैप्टर नहीं है कि हम इसकी भी और प्रैक्टिस ना करें। अगर मैं आपको सब टॉपिक दिखा दूं 1 मिनट, तो दिस इज हाउ द सब टॉपिक्स आर। अभी हमने रजिस्टर कॉम्बिनेशंस के कुछ सवाल किए थे 5, और किरचॉफ लॉ के अभी हमने तकरीबन 7-8 सवाल किए। टोटल मिला के 12-13 सवाल भी नहीं बनते। इसके सवाल करने में थोड़ा टाइम भी ज्यादा लगता है, तो हम शायद 20-22 सवाल ना कर सकें क्लास में। प्लस देर आर क्वेश्चन अबाउट स्पेसिफिकली अबाउट इंटरनल रेजिस्टेंस, एंड देर आर क्वेश्चन अबाउट पोटेंशियल डिवाइडर्स एंड पोटेंशियोमीटर्स। बिलीव यू मी, पोटेंशियल डिवाइडर्स के जो क्वेश्चन है और पोटेंशियोमीटर्स के क्वेश्चन है वो सॉल्व करने में सबसे कम टाइम लगता है। उनके अंदर सबसे क्विक सॉल्यूशन आता है अगर आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर है नल मेथड का। नल मेथड्स वाला अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो पोटेंशियोमीटर के सवाल सबसे जल्दी होते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस के क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़ा टाइम लेते हैं। लेकिन जो सर्किट प्रॉब्लम्स हैं, ये मैंने सारे वो प्रॉब्लम्स जमा किए थे जिनको मैं किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में नहीं डाल पाया था। तो सर्किट प्रॉब्लम्स जो है ये वो क्वेश्चन है जिसका ना पावर से रिलेटेड भी सवाल हो सकता है, कुछ भी 2-3 कॉन्सेप्ट्स का मिक्स भी हो सकता है। तो सबसे एंड पे हम सर्किट प्रॉब्लम्स को करेंगे। अभी हम किरचॉफ लॉ के 2-3 सवाल और करते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस पोटेंशियोमीटर भी कल करेंगे, और फिर साथ में सर्किट प्रॉब्लम्स के भी सवाल मिला लेंगे इसको। ठीक है, तो अभी जो है उसको कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 तक जाने की ट्राई करते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा शायद आज ना हो पाए। ठीक है, तो विल डू अ पार्ट 2 ऑफ दिस टुमारो इंशाल्लाह। फिर उसके बाद हम ईयरली पे आ जाएंगे। सो ये आपके पास सिचुएशन है, 3 रेजिस्टर्स लगे हुए। all 3 resistors have the same resistance. Current in the battery is 0.3 as they have shown. What is the current in resistor X? हमें ये वाला करंट निकालना है। इसको I1 बोल लो। यहाँ से जो करंट जा रहा है इसको I2 बोल लो, और इसकी बेसिस पे सॉल्व कर लो। अब मजे की बात यह है कि बैटरी का ईएमएफ आपको नहीं दिया हुआ, तो देन हाउ वुड यू गो अबाउट सॉल्विंग दिस? अब क्या ये सवाल बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट नहीं है जो ऊपर वाला कॉन्सेप्ट यूज हुआ? अगर इसका रेजिस्टेंस जो है, अब मुझे नहीं पता इनका रेजिस्टेंस क्या है, लेकिन कह रहे हैं सबकी वैल्यू सेम है। आई कैन कॉल दिस आर, आर एंड आर, और आई कैन ऑल्सो कॉल दिस कि ये 100 ओम्स का है, ये भी 100 ओम्स का है, और ये भी 100 ओम्स का है। मेरी मर्जी है। एसेंशियली व्हाट आई अंडरस्टैंड इज कि वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा कि I1 अपॉन I2, ये क्योंकि यहाँ पे करंट पैरेलल में स्प्लिट हो रहा है ना ब्रांचेस में, तो जब 2 ब्रांचेस का करंट कंपेयर करना होता है तो ये वाली इक्वेशन बहुत ज्यादा काम आती है। I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1। सही है। अब हो क्या रहा है कि I1 जो है वो ऊपर वाला करंट है, ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस है वो मुझे लिखना है यहाँ पे राइट साइड पे डिनोमिनेटर में। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि भाई मेरा जो मैंने R1 को लिखना है यहाँ पे, इसको जो लिखना है वो ये वाला रेजिस्टेंस है, इसको मैं खाली लिखूंगा R। आई विल जस्ट राइट इट एज R। सिंगल R है ना, ये 100 भी लिख लो। यू जस्ट नीड टू फाइंड द रेशियो। ऊपर जो R2 है, ऊपर ब्रांच का नहीं कह रहा, जो न्यूमरेटर में आएगा जो बेसिकली ये वाला रेजिस्टेंस है वो 2R है, 2R है। अब इससे मुझे पता लगा कि यार I1 अपॉन I2 का जो रेशियो है वो 2/1 का रेशियो है, या 2 कह लो। मतलब कहने का मकसद ये है कि I1 जो है वो डबल होगा और I2 जो है वो उसका आधा होगा, और टोटल कितना है 0.3। पिछले क्वेश्चन में हमने बिल्कुल यही चीज यूज की थी। टोटल 1.5 है, जिसमें से मैंने कहा था 1 एम्पेयर इधर जाएगा, 0.5 एम्पेयर इधर जाएगा। अब 0.3 को आप 2 हिस्सों में स्प्लिट करो, जो उसका हिस्सा बनता है, एक बड़ा वाला हिस्सा जो बनेगा वो 0.2 बनेगा। जो बड़ा वाला हिस्सा है I1 वो 0.2 एम्पेयर हो जाएगा, और छोटा वाला जो हिस्सा है वो 0.1 एम्पेयर हो जाएगा I1, सॉरी हाँ I2 जो है वो 0.1 एम्पेयर हो जाएगा। सही सही लिखा है मैंने। तो अब उन्होंने हमसे I2 मांगा था, I1 मांगा था, उन्होंने हमसे I1 मांगा था। I1 हमारा आंसर है 0.2 एम्पेयर, सी आपका आंसर होगा। सर्किट को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन ये तो बहुत सिंपल। अभी आप पता नहीं आपने कौन सा वाले क्वेश्चन का पूछा हुआ है। आई थिंक आप इस वाले का पूछ रही थी या इसका पूछ रही थी, आई एम नॉट श्योर। बट इसके अंदर आप इसको सिंप्लीफाई यही कर सकते हो कि इसको तीनों को मिला के एक रजिस्टर बना देती। क्वेश्चन 7 की मैं बात कर रहा हूँ, तीनों को मिला के एक रजिस्टर बना देती, राइट। बस इससे ज्यादा और क्या सिंप्लीफाई हो गया? सिंपल ही बस इसकी ओरिएंटेशन ही थोड़ी सी चेंज हुई है। ओरिएंटेशन चेंज हुई है, 45 डिग्री के एंगल में बनाया हुआ, बना हुआ तो सिंपल ही है। चलो लेट्स डू कपल मोर क्वेश्चंस। अभी एक आसान सवाल आ गया। किरचॉफ फर्स्ट लॉ स्टेट्स सम ऑफ करंट्स एंटरिंग अ जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ करंट लिविंग बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ व्हिच फिजिकल क्वांटिटी? किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अगर किरचॉफ सेकंड लॉ की बात करें तो वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, जो वोल्टेज वाला लॉ है।
तो भाई आसान क्वेश्चन 1 सेकंड में हो गया। अब हम कहते हैं जी इस क्वेश्चन को भी देख लो आप। 2 सेल्स जिनका एक का EMF 3 है, एक का 1.2 है, दोनों उल्टे लगे हुए हैं, जरा देख लें। ये सेल यूं लगा हुआ है, ये सेल यूं लगा हुआ है, ठीक है। इसको करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इसका EMF पहले कंबाइंड EMF जो है इन दोनों का वो फिगर आउट करना है। कंबाइंड EMF क्या होगा बेटा? कंबाइंड EMF क्या होगा? 3 माइनस 1.2 कितना होता है? 1.8 volts. So we know that the potential difference across this branch will be 1.8 and across this branch will also be 1.8. So मुझे तो बस यही चाहिए ना कि यहाँ से यहाँ जो PD होगा 1.8 volts होगा। करंट निकालना है, करंट तो V over R होता है, सिंपल। तो बहुत आसान सवाल है। कितना हो जाएगा बताओ भाई? 0.2 आ रहा है। आसान सा क्वेश्चन, ठीक है। तो बीच में आप कुछ आसान क्वेश्चन भी आए, लेकिन मैं रिव्यू में कुछ सवाल बहुत टेढ़े मेढ़े भी हैं। जैसे कि ये सवाल जो है शायद देखने में आपको बहुत मुश्किल लगे, बट इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। चलो 11 कर लेते हैं। अब देखने में लग रहा है टफ, लेकिन इट्स सो इजी बिकॉज इट्स जस्ट अबाउट किरचॉफ फर्स्ट लॉ। थिंक अबाउट इट। सारी क्वेश्चंस आपको दी हुई है, उन क्वेश्चंस को गलत, उन क्वेश्चन में गलतियां आइडेंटिफाई कर लो और उसके बाद खत्म करो कहानी। अब वो कह रहे हैं जी I1 इज I2 प्लस I3। क्या ये क्वेश्चन सही लग रही है आपको? इस जंक्शन पे लगाई गई उन्होंने। I1 is incoming, I2 is leaving, I3 is leaving. So sum of currents entering is equal to sum of currents leaving. ये क्वेश्चन बिल्कुल सही लिखी हुई है। इसका मतलब ए आपका ऑलरेडी आंसर है, लेकिन आप बाकी क्वेश्चन में गलतियां निकाल लो। आपको बाकी क्वेश्चन में गलतियां नजर आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल बी में क्या गलती है? उन्होंने लिखा हुआ है I2 is equals to I1 plus I3। अब चेक करो, यहाँ पे I2 लीविंग है, अब I3 भी लीविंग है, तो इन दोनों को सेम साइड पर प्लस होना चाहिए। तो बी जो है वो गलत इक्वेशन बनी हुई है, ये गलत इक्वेशन बनी हुई है। इसी तरह सी और डी भी, उसमें इसी तरह की गलतियां, प्लस माइनस की रीअरेंज की गलतियां। तो बड़ा आसान सवाल है ये, सवाल है बिल्कुल हलवा, बिल्कुल आसान सवाल। इसको भी कर लेते हैं। डायग्राम, द डायग्राम सर शोज लास्ट क्वेश्चन में सर किस जंक्शन को देखना था जिससे लीव कर रहा है और आउट हो रहा है करंट? बेटा ये जो पहली दो इक्वेशन बनी हुई है वो इस जंक्शन के हिसाब से बनी हुई है, अगर आप वेरिएबल्स पे फोकस करें तो। और जो ये वाली दो इक्वेशन बनी हुई है वो इस जंक्शन पे बनी हुई है। अगर आप इक्वेशन को देखो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कौन कौन से वेरिएबल्स को मिला रहा है। तो उस पर देखो ना, 1 2 और 3 इस जंक्शन में मिल रहे हैं, और 3 4 और 5 इस जंक्शन में मिल रहे हैं। तो आप इक्वेशन के हिसाब से देख लो, जो इक्वेशन आपको सही नजर आ रही है उसको टिक कर लो, जो गलत नजर आ रही है उनको क्रॉस आउट करते जाओ। देखो अब ये सवाल बहुत जल्दी हो गया, ये सवाल बहुत जल्दी हो गया, लेकिन आप बहुत जल्दी हो गया तो थोड़ा सा जो टाइम बचा उसको यूज कर लो और मेक श्योर कर लो मेरा आंसर सही है, बाकी क्वेश्चन को गलत प्रूफ कर लो। चलो आओ लास्ट क्वेश्चन करें, लास्ट वन फॉर द डे। So the diagram shows the junction where 3 wires meet. The currents in the wires are 1 ampere and 3 ampere respectively. How much charge passes R in a time of 5 seconds? यार पहली बात तो ये कि यहाँ से करंट कितना गुजरेगा, कितना करंट गुजरेगा? पहली बात तो इसमें करंट यूं जाएगा ही नहीं, क्योंकि अगर आप इसको लेट सपोज कह रहे हो आई और यूं अज्यूम कर भी लेते हो, सपोज करो तुम इसको यूं बना भी लेते हो, तो आपको पता है कि 1 is equals to 3 plus I। Why is that? Because 3 और I लीविंग और 1 एंटरिंग है। इससे पता लगा I की वैल्यू आ रही है -2, जिससे पता ये चला कि I की जो एक्चुअल डायरेक्शन है वो ये थी, I की एक्चुअल डायरेक्शन ये थी। अब एनीवेज I की वैल्यू 2 मिल गई। अब आपने चार्ज की वैल्यू निकालनी है। चार्ज होता है करंट इनटू टाइम। टाइम सेकंड्स में ऑलरेडी दिया हुआ है, मिनट्स में हो तो या आवर्स में हो तो सेकंड्स में कन्वर्ट कर लो। 2 × 5 किया, 10 कूलम का चार्ज पास करेगा, हो गया। सो बेटा प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ये सवाल है, ये मजेदार सवाल है। जनरली वैसे अक्टूबर नवंबर वाले सवाल ज्यादा मजे के, ये बहुत ही टेढ़ा था, ये मुझसे नहीं सॉल्व हुआ ये वाला क्वेश्चन। आई ट्राइड दिस बिफोर, क्वेश्चन नंबर 16 मुझसे सॉल्व नहीं हुआ, मैंने बहुत ट्राई किया, आई थिंक नहीं हो पाया था मुझसे। आई सॉ द एग्जाम द रिपोर्ट एज वेल, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड क्या लिखा हुआ है। ये पोटेंशियल ड्रॉप वाला सवाल है,
देखो कुछ सवाल आपको देखने में मुश्किल लगेंगे, ये देखने में लग रहा होगा बहुत कॉम्प्लिकेटेड, ये क्वेश्चन नंबर 21, बट इट्स प्रीटी इजी, स्पेंड टाइम ऑन इट, आपको समझ में आ जाएगा, ये बहुत आसान सवाल है। एसेंशियली बस 3 रेजिस्टर्स लगे हुए, वोल्ट मीटर्स एम कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं सिचुएशन। ये सवाल थोड़ा मजेदार था, ये थोड़ा मुश्किल था, इसमें आपको किरचॉफ लॉ लगाना पड़ता, ठीक है। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, इसमें थोड़ा टाइम लग रहा था, लेकिन ये भी हो जाएगा, ऐसा नहीं इम्पॉसिबल टू सॉल्व क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत आसान है, इसमें सिर्फ किरचॉफ लॉ की डेफिनेशन है 24 में, ठीक है। एनीवेज, सो कल जो है वो हम इंशाल्लाह और क्वेश्चंस करेंगे पोटेंशियोमीटर और इंटरनल रेजिस्टेंस से रिलेटेड और सर्किट प्रॉब्लम्स, ठीक है। देन फ्रॉम डे आफ्टर टुमारो वी विल गो टुवर्ड्स ईयरली, 3 से 4 5 ईयरली कर लेंगे। जी बेटा, आप सिर्फ टॉपिकल भी करके जा सकते हैं, लेकिन आखिरी 1-2 दिनों में कुछ ईयरली कर लेना अपने टाइम का अंदाजा लगाने का, क्योंकि टॉपिकल करते हुए आपको टाइम का अंदाजा नहीं होता, ईयरली करने में आपने अपने टाइम को अंदाजा लगाना है। बेटा मैं डिफेंस में रहता हूँ, फेज 8 में, कहाँ देख लिया आपने मुझे? चलो खैर, कल मिलते हैं इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। हाँ।